हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस करंट अफेयर के सेशन को। 9 दिसंबर 2024 का यह करंट अफेयर्स है। इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाल के दिनों में जो घटना घटी है उससे संबंधित यह प्रश्न है, पूरे व्याख्या के साथ। कुछ प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर्स के फॉर्म में रिवाइज भी करेंगे, पुराने प्रश्नों को, और अभ्यास प्रश्न भी होगा सेशन के अंत में। वह प्रश्न भी देख लीजिए जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को, और सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। यह अभ्यास प्रश्न था, डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने की सहमति झारखंड सरकार के द्वारा दे दी गई है? डाल्टन नगर, पलामू, मेदिनीनगर या चैनपुर? आपको बता दें कि डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब मेदिनीनगर करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा सहमति दे दी गई है, और आने वाले समय में हो सकता है इसका नाम बहुत जल्द मेदिनीनगर हो जाए। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि मेदिनीनगर करने की जो सहमति है वो काफ़ी दिनों से यह मांग चल रही थी पलामू के लोगों के द्वारा कि डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर कर दिया जाए। आपको बता दें कि पलामू ज़िले का जो डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन है, इसके नाम परिवर्तन के लिए जो है एक प्रस्ताव सैद्धांतिक तौर पर इसकी सहमति दे दी गई है झारखंड सरकार के द्वारा, ताकि इसका नाम बदला जा सके। इसके अलावा आपको बता दें, अब तक जो डाल्टनगंज जो शहर था, जो शहर का नाम डाल्टनगंज था, उसका नाम भी मेदिनीनगर कर दिया गया है। अब डाल्टनगंज की जगह मेदिनीनगर ऑफिशियल नाम हो गया है डाल्टनगंज का। लेकिन रेलवे स्टेशन जो है वो अब तक वैसे ही का वैसे ही है, यानी रेलवे स्टेशन के नाम में चेंज नहीं किया गया है। यही कारण रहा है कि डाल्टनगंज के रेलवे स्टेशन को मेदिनीनगर करने की जो है मांग उठी थी, जिस पर झारखंड सरकार के द्वारा सहमति दे दी गई है। आपको बता दें कि डाल्टनगंज एक अंग्रेज जो कर्नल थे उनके नाम पर यह नाम रखा गया था, जो डाल्टन कर्नल थे, और ब्रिटिश शासन के दौरान शहर का नाम रखा गया था उस कर्नल के नाम पे, जिनका नाम था कर्नल एडवर्ड डाल्टन, जिसके कारण डाल्टनगंज नाम पड़ गया था। और यह डाल्टन 1861 में छोटा नागपुर के कमिश्नर हुआ करते थे। बाद में 2003 में जो मेदिनीनगर है उसका नाम कर दिया गया है, डाल्टनगंज का नाम शहर का राजा मेदिनी राय के नाम पर, जो कि चेरो वंश के एक शासक थे, राजा थे। उन्हीं के नाम पर 2003 में डाल्टनगंज का नाम बदलकर मेदिनीनगर कर दिया गया। आइए अब कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं, और इसके तहत जो आज का पहला प्रश्न है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, यह है, झारखंड में किस स्थान से दुर्लभ प्रजाति का तक्षक नाग का रेस्क्यू किया गया है? नेतरहाट, खूंटी, बोकारो या रांची? आपको बता दें यह एक फ्लाइंग स्नेक है, तक्षक नाग, जिसे पौराणिक कथाओं में कई बार सुना जाता रहा है। झारखंड के रांची से इसे जो है रेस्क्यू किया गया है। एक स्नैक कैचर हैं रांची के, उनके द्वारा। आपको बता दें कि झारखंड में पहली बार ऑर्नेट फ्लाइंग स्नैक का रेस्क्यू किया गया है रांची के नामकुम से। आम बोलचाल की भाषा में इसे तक्षक नाग कहा जाता है, और तक्षक नाग एक उड़ने वाला सांप है, यानी फ्लाइंग स्नेक है, और यह एक दुर्लभ प्रजाति का एक सांप है तक्षक नाग, और इसे भारत सरकार ने भी रेयर कैटेगरी में रखा है। पिठौरिया के एक स्नैक कैचर हैं रमेश कुमार महतो, इनके द्वारा ही इसे रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि जो सांप है तक्षक नाग यानी ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक, इसकी लंबाई 3 फीट है लगभग, और ये 100 फीट तक लंबी छलांग लगा सकता है, यानी ऑलमोस्ट कहे तो ये फ्लाइंग स्नेक के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो जंप 100 फीट तक एक बार में कर सकता है। तक्षक नाग को बिरसा मुंडा को सौंपा जाना है। बिरसा मुंडा जू को सौंप दिया जाएगा बहुत जल्द इस सांप को। प्रश्न नंबर 2 है आज का, झारखंड सरकार द्वारा वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना निम्नलिखित में से किनके लिए शुरू किए जाने का
निर्णय लिया गया है। खनन क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए, केवल महिलाओं के लिए, दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थी के लिए या वाल्मीकि समुदाय के छात्रों के लिए। दोस्तों, झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना जल्द शुरू की जानी है, वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना। और यह जो योजना है ये दिव्यांग यानी जो डिसेबल्ड है और जो अनाथ ऑर्फन है उन विद्यार्थियों के लिए ये शुरू करने जा रही है झारखंड सरकार। आपको बता दें, इस योजना का नाम वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना है और यह दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के लिए शुरू किया जाना है, इसका निर्णय लिया गया है। और राज्य के सभी दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों को उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए उन्हें जो है एक स्टाइपेंड कह सकते हैं या पूरा खर्च झारखंड सरकार उठाएगी। इस योजना के तहत आने वाले नए शैक्षणिक सत्र में यानी 2025-26 में जो भी व्यावसायिक कोर्स होंगे उसके लिए 1200, जबकि स्नातक या स्नातकोत्तर यानी यूजी और पीजी करने वाले जो 12,000 विद्यार्थी है इनको इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। और 10 लाख रुपए तक का ट्यूशन फ़ी इनका माफ़ किया जाएगा, यानी सरकार वहन की करेगी। और साथ ही महीने का खर्च भी 4,000 रुपये दिया जाएगा इन दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों को वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत। विधानसभा चुनाव 2024 के बाद झारखंड का डीजीपी यानी फिर से पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? अजय कुमार, नीरज सिन्हा, एस कार्तिक या अनुराग गुप्ता? आपको बता दें कि झारखंड का डीजीपी फिर से अनुराग गुप्ता को बना दिया गया है, क्योंकि चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ने अजय कुमार को डीजीपी नियुक्त कर दिया था। इसके संबंध में भी आपको बता दें कि अजय कुमार जो चुनाव आयोग के द्वारा डीजीपी के तौर पर नियुक्त किए गए थे चुनाव के दौरान, फिर से झारखंड सरकार गठन के बाद अनुराग गुप्ता को डीजीपी बना दिया गया है। आपको बता दें 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अनुराग गुप्ता, उन्हें फिर से अजय कुमार के स्थान पर पुलिस महानिदेशक झारखंड का बना दिया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाकर अजय कुमार को झारखंड का डीजीपी बनाया था। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार को डीजीपी के स्थान पर डीजीपी के पद से हटाकर अब सीएमडी झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची बना दिया गया है और उनके स्थान पर सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। केंद्र सरकार की सतत और समग्र सांस्कृतिक विकास योजना के तहत झारखंड के किस डैम को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए है तिलैया डैम, ऑप्शन बी मैथन डैम, ऑप्शन सी डिमना लेक या उपरोक्त सभी। जो ये केंद्र की योजना है सतत और समग्र सांस्कृतिक विकास योजना, इसके तहत कई सारे जो विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाए जाने हैं केंद्र के द्वारा। इस योजना के तहत इसमें झारखंड के तिलैया डैम को शामिल किया गया है। तिलैया डैम जो कि कोडरमा जिले में स्थित है, विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए इसको मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा और इसके लिए 34.87 करोड़ रुपए की मंजूरी भी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र की यह योजना है सतत और समग्र सांस्कृतिक विकास योजना। इसके तहत 23 राज्यों में 40 पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें झारखंड से तिलैया डैम को इसमें शामिल किया गया है। तिलैया डैम के बारे में बता दें कि यह कोडरमा में स्थित है और इसका उद्घाटन या कह सकते हैं स्थापना किया गया था 1953 में। उद्घाटन 21 फरवरी को किया गया था 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तिलैया डैम 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है, 3600 स्क्वायर किलोमीटर में यह विस्तृत है और बराकर नदी पर स्थित है यह डैम। और दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी के द्वारा निर्मित यह पहला भारत का डैम है। इसके अलावा 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री कौन बनाए गए हैं? दीपिका पांडे सिंह, राधाकृष्ण किशोर, शिल्पी नेहा तिर्की या हफीजुल हसन? आपको बता दें कि झारखंड का जो नया मंत्रिमंडल गठन हुआ है
इसमें कुल 12 मंत्रियों में एक शिल्पी नेहा तिर्की है, जो कि सबसे युवा मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल की गई है। आपको बता दें, इस कैबिनेट में जो सबसे उम्र दराज जो मंत्री हैं वह है राधा कृष्ण किशोर, जो कि 66 वर्ष के हैं, जबकि सबसे युवा मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है कैबिनेट में 31 वर्षीय शिल्पा नेहा तिर्की को, जबकि झारखंड मंत्रिमंडल का जो औसत उम्र है वो 52 वर्ष है। कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्री हैं इस बार संजय प्रसाद यादव। इनकी कुल संपत्ति लगभग 30 करोड़ रुपए है, यानी 29.59 करोड़। और कैबिनेट में सबसे कम संपत्ति वाले जो मंत्री हैं यह है हफीजुल हसन। इनके पास 1.60 करोड़ की संपत्ति है। और इस बार 2 महिला मंत्री को शामिल किया गया है कैबिनेट मंत्री के तौर पर, दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की को। चलिए दोस्तों, अब कुछ प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं और कुछ ऑबिचुअरी देख लेते हैं, यानी कुछ निधन को जो पिछले दिनों 2023 में विशेषकर कुछ इम्पॉर्टेंट जो झारखंड के लोग रहे हैं जिनका निधन हो गया है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और उन्हें फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उन इम्पॉर्टेंट लोगों को। उज्जवल घोष की बात कर लेते हैं। ये सुप्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका हजारीबाग में निधन हो गया। एक पेंटर थे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सैकड़ों पुरस्कार जीत चुके हैं। फोक ट्रेडिशन आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ झारखंड नामक उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। मगदली हेरेंज पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे और झारखंड पुलिस स्पेशल ब्रांच में सब इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत थे। उनका निधन 2023 में 26 जून को हो गया था रांची में। वहीं पुत्कर हेम्ब्रम की बात करें तो ये बीजेपी के विधायक रहे हैं और पुत्कर राजनीति में आने से पहले टाटा कॉलेज में हो भाषा के प्रोफेसर थे और साथ ही आकाशवाणी जय भाषा के प्रारंभिक उद्घोषक भी थे पुत्कर हेम्ब्रम। डॉक्टर कर्मा उरांव का भी निधन हो गया है। ये एक महान शिक्षाविद और मानव शास्त्री थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। 72 वर्ष उनका उम्र था और 14 मई 2023 को उनका निधन हो गया। और एकीकृत बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के दौरान, यानी 2000 से पूर्व ये बीपीएससी के सदस्य भी चुने गए थे। सिस्टर जेम्मा टोप्पो की बात करें तो ये एक उर्सलाइन धर्मसंघ से जुड़ी एक कार्यकर्ता थी। घरेलू कामगार महिलाओं यानी वीमेंस डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए आवाज़ उठाती रही हैं। सिम्मा टोप्पो 30 अप्रैल 2023 को इनका निधन हो गया था। झारखंड रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। झारखंड की मदर टेरेसा के तौर पर वो जानी जाती है। पूरा जीवन इन्होंने ट्रैफिकिंग के खिलाफ अपना जो आवाज़ था ये उठाती रही है। जस्टिन केरकेट्टा, जो कि एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे, 75 वर्ष की उम्र में उनका भी निधन हो गया। 1978 वर्ल्ड कप में वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जस्टिन केरकेट्टा थे ये प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, सिमडेगा के रहने वाले थे। महारानी दुर्गावती देवी की बात करें तो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान टोरी स्टेट की महारानी रही। 93 वर्षीय महारानी दुर्गावती देवी का भी रांची में निधन हो गया है। इनके पति राजा स्वर्गीय जगधात्री नाथ शाहदेव भी विधायक रह चुके हैं। टोरी परगना और टोरी रेल स्टेशन का नाम इसी राजघराने पर रखा गया था। वहीं जगन्नाथ महतो की बात कर ले, जो झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री थे। इनका भी निधन चेन्नई में हो गया था। डुमरी गिरिडीह से वह 4 बार विधायक चुने गए थे और अपने क्षेत्र में टाइगर के नाम से जाने जाते थे। आपको बता दें कि 2020 के दौरान यानी कोरोना के दौरान वे कोरोना से ग्रस्त हो गए थे। उन्हें लंग इन्फेक्शन हो गया था और लंग इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था तो कि उनका लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ा था। देवाशीष नायक, जो कि एक आंदोलनकारी थे, झारखंड आंदोलनकारी, 66 वर्ष की उम्र में उनका भी निधन हो गया अप्रैल 2023 में और आजसू के संस्थापक सदस्य थे। साथ ही शिबू सोरेन के साथ मिलकर झारखंड आंदोलन के वो सहभागी भी थे। स्नेहलता चौधरी की बात करें तो मन की बात के 99वें संस्करण में
ये शामिल की गई थी, इन्हें शामिल किया गया था, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा ये इनकी चर्चा की गई थी। 65 वर्षीय थी स्नेहलता चौधरी, सरायकेला की रहने वाली थी और अंगदान और देहदान के कारण वो चर्चा में रही थी, जिसके कारण प्रधानमंत्री के मन की बात में के 99वें संस्करण में उनकी चर्चा हुई थी। सड़क हादसे में 1 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हो गया था और अपनी मौत के बाद उन्होंने अपना हार्ट, किडनी, लीवर, आंखें सब कुछ दान कर दी थी, जिसके कारण कई लोगों को की जान भी बचाई जा सकी। चलिए दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की और आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए। TRI के एक शोध रिपोर्ट के अनुसार पिछले लगभग 200 वर्षों में कितने लोगों का झारखंड से पलायन होने की बात कही गई है? करीब 0.25 करोड़ यानी 25 लाख, करीब 50 लाख यानी 0.50 करोड़, करीब 1 करोड़ या करीब 1.5 करोड़। यह है दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप कमेंट में करेंगे और नेक्स्ट सेशन में इसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसका आंसर भी, और इसे व्याख्या के साथ मैं आपको बताऊंगा कि TRI के द्वारा यह रिपोर्ट किस आधार पर बनाई गई है। यह था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स, झारखंड अपडेट में। धन्यवाद दोस्तों।